वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ निश्चय एजुकेशन सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ डिस्कशन। आई होप आपको वो पार्ट पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट 2 में हम किस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? तो आज स्टार्ट करते हैं सोसाइटी के बारे में। एक्चुअली हम ये समझना चाहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की सोसाइटी कैसी थी, वहां के लोग कैसे थे, सोसाइटी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, लोग कैसी भाषा बोलते थे, क्या उनका धर्म था, या इन चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सोसाइटी के बारे में समझते हैं। अब तक की रिसर्च में जो सामने आया है हम वो चीज डिस्कस करेंगे। तो कैसी थी उनकी सोसाइटी, हड़प्पन लोगों की सोसाइटी कैसी थी? एक्चुअली सोसाइटी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है, वो होता है इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है कि हड़प्पन लोगों की जो सोसाइटी थी वो इक्वल स्टेटस वाली सोसाइटी थी, मतलब सबको इक्वल स्टेटस था। इसका मतलब ये है कि कोई भी राजा रानी वाला सिस्टम जो है वो वहां पे नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो मोनार्की। इसका मतलब ये है कि हड़प्पन सोसाइटी को कंट्रोल करने वाला कोई एक राजा रानी ऐसा कुछ नहीं था। तो जाहिर सी बात है प्रिंसेस वगैरह भी नहीं होते होंगे। इसका मतलब जो हड़प्पन सोसाइटी थी वो पूरी तरह से इगैलिटेरियन थी, इक्वल स्टेटस वाली थी। अब आप सोचोगे कि इतनी बड़ी सोसाइटी फिर चलती कैसे थी? एक्चुअली जो डिसीजन लिए जाते थे वो कम्युनिटी वाइज लिए जाते थे। जैसे आप कह सकते हो कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो बोलती थी वही डिसीजन लिया जाता था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद और रिसर्च से ये पता चला है कि जो हड़प्पन लोगों की सोसाइटी थी इट वाज थियोक्रेटिक, मतलब पुरोहित बेस्ड सोसाइटी थी। पुरोहित का मतलब है शायद वहां पे कुछ पुरोहित होते होंगे जो कि हड़प्पन सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स बनाते होंगे या उनको कुछ बताते होंगे कि कैसी पूजा करनी है, किस चीज की पूजा करनी है, किस मेथड से पूजा करनी है। क्योंकि हमें ग्रेट बाथ से ये पता चला है कि ग्रेट बाथ किसी रिचुअल सेरेमनी के लिए बनवाया गया था, इसलिए हड़प्पन लोगों की सोसाइटी पुरोहित बेस या प्रीस्ट बेस सोसाइटी थी, ऐसा माना जा सकता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। तो अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखें तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ खास क्लियर नहीं है, मतलब वहां के क्या उस टाइम पे मंत्री होते थे या मंत्री सिस्टम कैसा था, कितने मंत्री होते थे या मंत्रियों के पास कैसी पावर होती थी, ऐसा कुछ भी सिस्टम क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हड़प्पन लोगों की लैंग्वेज है वो स्क्रिप्ट है जो वो पढ़ी नहीं गई। अब टाउन प्लानिंग, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टाउन प्लानिंग है उससे ये पता चलता है कि वहां पे कोई ना कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि अभी तो हमने डिस्कस किया था वहां पे कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी, तो अब कैसे पता चल गया? देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन लोगों की, हड़प्पन सेटलमेंट में जितनी भी हमको बिल्डिंग्स मिली हैं, इमारतें मिली हैं या जो भी मिला है, वो हर चीज ईंटों से बनी हुई है और हर जगह एक ही साइज की ईंट पाई गई है, और ईंट को बनाने का जो मेथड था वो भी पूरे हड़प्पन सेटलमेंट में सेम था। तो इसका मतलब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन एक ही तरह की, एक ही मेथड से ईंट बना रही थी, ब्रिक बना रही थी, तो कोई तो ऐसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी होगी जो उनको इस तरह की ईंट बनाने के लिए बोलती होगी। तो शायद वहां पे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी जो उनको ऐसे एक जैसे काम करने के लिए बोलती थी। पर यह बात पक्की है कि राजा रानी वाला सिस्टम नहीं था। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ऋग्वेदा जो कि काफी बाद में लिखा गया था, ऑल्सो स्पीक्स ऑफ ए बैटल एट प्लेस हरियुम्पिया। ऋग्वेदा में किसी लड़ाई का जिक्र आता है, उस वो लड़ाई मतलब एक जगह पे हुई थी, उस जगह को कहा जाता है हरियुम्पिया। क्या ये हड़प्पा को मेंशन कर रहा है? इसका मतलब क्या ऋग्वेदा में हड़प्पा का जिक्र है? इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब पक्का कुछ नहीं कह सकते। हड़प्पा हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये थी सोसाइटी। ठीक है, आगे चलें। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द रिलीजन ऑफ हड़प्पन पीपल। हड़प्पन पीपल वर वेरी रिलीजियस। देखो, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि हड़प्पन पीपल बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थे। लेकिन अपनी वो पूजा कैसे करते थे? क्या मंदिरों में पूजा करते थे? नहीं, कोई भी टेंपल किसी भी साइट पे अब तक नहीं पाया गया। इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे मंदिरों में जाके पूजा करने का जो मेथड था या प्रावधान था वो नहीं था, क्योंकि कोई मंदिर पाया ही नहीं गया। कालीबंगन जो एक साइट है वहां पे कुछ फायर अल्टर्स मिले हैं और प्लोड फील्ड भी मिला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लो फील्ड और फायर अल्टर्स भी मिले हैं। फायर अल्टर का मतलब क्या होता है? आग जलाने की जगह, जैसे आप चूल्हे बोल सकते हैं, वैसे मिले हैं, जैसे आग, वहां पे वो आग जलाते थे। और काफी सारे एक ही लाइन में ऐसे फायर अल्टर्स मिले हैं। इसका मतलब हड़प्पन लोगों के लिए जो आग होती होगी वो कोई पूजनीय चीज जरूर रही होगी। इसका मतलब शायद वो आग की पूजा भी करते थे। अब मदर गॉडेस की पूजा वो करते थे, मेरे यहाँ पिक्चर दी हुई है, इसकी वो पूजा करते थे, मदर गॉडेस की। तो आज के हम शक्ति, जो शक्ता ट्रेडिशन है, जो शक्ति की पूजा होती है,
मातृशक्ति, उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि शायद वो मदर गॉडेस की पूजा किया करते थे। कैसे पूजा करते थे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पशुपति महादेव उनका एक मेल डिएटी थे। डिएटी का मतलब होता है देवता, इसका मतलब उनका एक मेल डिएटी भी था जिसको कहा जाता है पशुपति महादेव। इसके बारे में हम थोड़ी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पीपल ट्री की पूजा भी वो करते थे, पर हमें कैसे पता चला? अगर आप ध्यान से देखो, इस सील में पीपल के पत्ते बने हुए हैं यहाँ पे, और ये सील खास पूजा के लिए यूज होती थी। इसका मतलब वो पीपल ट्री की पूजा भी करते थे। फालूस वर्शिप वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। ये एक फालूस वर्शिप क्या होता है? इट्स ए फर्टिलिटी कल्ट, मतलब जो फर्टिलिटी की पूजा करते हैं, ये कल्ट होता है जो फर्टिलिटी की पूजा करता है। तो फालूस वर्शिप, शायद लोग कहते हैं कि फालूस वर्शिप जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हुआ होगा। इसको लिंग पूजा से भी हम रिलेट कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि योनि वर्शिप भी उस टाइम पे होती थी, बट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल, क्योंकि योनि के शेप के जो भी रिंग्स मिले हैं, ये जो भी पिक्चर्स मिली हैं, या जो भी आप कह सकते हो कि योनि के शेप के जितने भी स्ट्रक्चर्स मिले हैं, इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल कि वो पूजा के लिए यूज होते थे या किसी वो और चीज के लिए यूज होते थे। तो इसके बारे में हम कुछ पक्का नहीं कह सकते। बुल वॉज वेरी सैक्रेड फॉर देम, ये तो है ही। और डेड वर बरेड, जो भी मृत व्यक्ति थे उनको वो दफना देते थे, और जलाने का जो ट्रेडिशन थी वो तब एग्जिस्ट नहीं करती थी। स्वास्तिक सिंबल भी पाया गया है। इसका मतलब जो स्वास्तिक सिंबल है जिसको हिंदुइज्म से रिलेट किया जाता है, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको मिला है। ठीक है, ये है रिलीजन के बारे में। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। ये सील बड़ी ही इंपॉर्टेंट सील है। इस सील का नाम है पशुपति महादेव सील। ठीक है, आप इस सील का नाम याद रखना, पशुपति महादेव सील। ये सील मिली थी जॉन मार्शल को। जब जॉन मार्शल इस सील को डिकोड करने लगे थे तो उन्होंने कुछ ऐसे डिकोड किया, जैसे अब हम इस सील को डिकोड करते हैं। आप सपोज करो हमें ये सील मिल गई है और हम इसको अब डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले बड़ी जो चीज हमको आसानी से दिख रही है, पहले वो देखते हैं। ये सील पे बनाया हुआ है एक एलिफेंट, ये है एक लीपिंग टाइगर, ये है एक राइनो, और ये है एक बफलो। वैसे कुछ कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्चुअली में बुल है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखना, ये बुल है भी या नहीं, तो आप ये पता करना। एक्चुअली इसको वाटर बफलो भी बोलते हैं। अब एक चीज रहेगी ये वाली, ये है नीचे डियर। तो ये जो आदमी है, ही इज सराउंडेड बाय सो मेनी एनिमल्स, तो इसलिए शायद इसको पशुपति महादेव बोलते थे, मतलब पशुओं का पालन करने वाला या पशुओं का स्वामी। तो अब जॉन मार्शल ने इसको और डिकोड करने की कोशिश की। ये देखिए, ये है इसका फ्रंट वाला फेस, ये वाला, ये है इसका साइड वाला फेस। तो इसके 3 फेस दिख रहे हैं। क्या इसके पीछे भी एक फेस है? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये है इसका एक मुकुट, इसका मतलब ये स्वामी का जो मतलब लेवल है, ऐसे पता लग रहा है कि ये कोई गॉड टाइप की चीज होती होगी। और ये एक यौगिक पोस्चर में बैठा है। ये है इसकी आर्म्स, ये है इसकी लेग्स, जो ये ऐसे यौगिक पोस्चर में बैठा है। इसका मतलब क्या उस टाइम पे योग एग्जिस्ट करता था, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और ये एक स्टूल है जिसपे ये बैठा है। तो एक्चुअली जॉन मार्शल ने क्या किया, जॉन मार्शल ने इस सील को पशुपति महादेव सील इसलिए बोला था ताकि हिंदुइज्म के जो गॉड हैं शिवा, उनके साथ इनको रिलेट करने की वो कोशिश कर रहे थे। इसलिए इसको प्रोटो शिवा भी कहा जाता है कि आज के ये शिव जी का पहले वाला स्वरूप है। तो इसलिए इस सील को पशुपति महादेव सील भी बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आज तक कुछ नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो आप याद रखना, इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और इस स्लाइड को आप बार बार देखें। चलिए आगे चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट मैन टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर सुरकोटाडा एक जगह है जहां पे बोन्स ऑफ हॉर्स मिले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 में कि हॉर्स वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि सुरकोटाडा में बोन्स ऑफ हॉर्स पाई गई हैं। इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल। अभी तक किसी भी हॉर्स की बोन्स कहीं भी नहीं पाई गई हैं, तो वो हॉर्स की बोन्स है भी या नहीं ये भी नहीं पता। चानुदाड़ो में सिटी विदाउट सिटाडल, मतलब ऐसी सिटी थी जिसमें सिटाडल था ही नहीं। और यहाँ पे एक इनप्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ ऑन ब्रिक, किसी ब्रिक पे कुत्ते के पैर का निशान भी पाया गया है।
मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला है, आप ये चीज याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्रेट ग्रेनरी मिली है जहां पे वो अपने ग्रेन्स स्टोर करके रखते थे। ग्रेट बाथ मिला है जो कि रिचुअल सेरेमनी के लिए यूज होता था। प्रोटो शिवा सील मिली है जिसको आज के जो शिवजी गॉड हैं उनके साथ रिलेट किया जा सकता है। और ब्रॉन्ज गर्ल का स्टैचू भी मिला है। मोहनजोदाड़ो जो है वो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आप याद रखना। और जो राखी गढ़ी है इट इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हल जो है वो मिला है, हैज बीन फाउंड एट साइट इन चोलिस्तान एंड एट दी बनवली हरियाणा साइट्स। यहाँ पे टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो मिले हैं, मतलब हल के कुछ मिट्टी के वो मिले हैं, मॉडल्स मिले हैं। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ शोटुगाई इन अफगानिस्तान, नॉट इन पंजाब एंड सिंध। हड़प्पा की खुदाई करते हुए ये पता चला कि वो अपने जो खेत थे उनकी इरिगेशन वेल्स के थ्रू करते थे, कुओं के थ्रू करते थे, बट ना कि किसी कैनाल से थ्रू करते थे। लेकिन एक जगह कैनाल मिला है, वो मिला है सिर्फ शोटुगाई अफगानिस्तान में, पर ना ही पंजाब में और ना ही सिंध में मिला है। कुछ मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद रीजन्स नेम्ड दिलमुन प्रॉब्ली दी आइलैंड ऑफ बहरेन। इसका मतलब क्योंकि हड़प्पा का जो बिजनेस था वो बहुत जगह फैला हुआ था, तो कुछ मेसोपोटामियन टेक्स्ट में कुछ एरियाज का जिक्र है। उन एरियाज में दिलमुन का भी नाम है, शायद वो बहरेन का एरिया था। और मगान और मेलुहा का भी जिक्र है, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर ही लिया था। दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का मेंशन करते हैं जो मेलुहा से मंगवाते थे, जैसे कार्नेलियन, लैपिस लेज़ुली, कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटीज ऑफ वुड। मतलब मेलुहा से ये वाले सारे जो प्रोडक्ट्स थे उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। ए मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मेलुहा कहीं पे मिला है, जो कि ये कहता है मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड। तो ये हाजा बर्ड है, हिस्टोरियंस के मुताबिक दिस हाजा बर्ड वाज पीकॉक, के शायद पीकॉक की बात हो रही थी। जो हड़प्पन लोगों की इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे वो कुरैद के लिखते हैं उस पे, तो वो सारी इंस्क्रिप्शंस बड़ी शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस हैं। लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन जो अब तक पाई गई है उसमें 26 साइंस मिलते हैं। और दूसरी बात, जो राइटिंग स्टाइल था वो हड़प्पन लोगों का, वो राइट टू लेफ्ट था और लेफ्ट टू राइट था। मतलब पहले वो लेफ्ट टू राइट जाते थे, फिर राइट टू लेफ्ट जाते थे, तो ऐसे ऐसे उनका ऑल्टरनेटली चलता था। अब आप कहोगे कि अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी ही नहीं गई तो हमें कैसे पता चला कि वो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जाते थे। एक्चुअली किसी किसी इंस्क्रिप्शंस पे, जैसे वो टैबलेट्स होते हैं तो टैबलेट्स पे इंस्क्रिप्शंस होती हैं, तो उनमें जब एक कोई लिखने वाला इन इंस्क्रिप्शंस को लिख रहा था, तो जो साइड वाली जगह बच गई, जाते जाते वहां पे सिंबल छोटे होने स्टार्ट हो गए। मतलब भी पहले सिंबल्स बड़े थे, फिर सिंबल छोटे छोटे होने स्टार्ट हो गए। ऐसे कह लो जैसे लिखते लिखते हमारा कोई वर्ड छोटा हो जाता है और हम उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो सारे जो सिंबल्स है वो कॉम्पैक्ट हुए पड़े थे। इससे पता चला कि जो हड़प्पन लोगों की राइटिंग थी वो इस फॉर्म में थी। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज को एक नया नाम दिया है, दिस स्टाइल इज नोन एज बूस्ट्रोफिडॉन। मतलब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बूस्ट्रोफिडॉन स्टाइल था उनके लिखने का। व्हेन यू गो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऑल्टरनेटिवली, इस स्टाइल को क्या बोलते हैं, बूस्ट्रोफिडॉन। ठीक है, समझ में आया? ओके। थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन, ये सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड एक मुद्दा है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो कि इतने हजारों सालों से चल रही थी, इतनी एडवांस थी, साइंस की उनको नॉलेज थी, ज्योमेट्री की उनको नॉलेज थी, हाइड्रोलिक्स की उनको नॉलेज थी, मैथमेटिक्स की उनको नॉलेज थी, हर चीज बनाना वो जानते थे, इतना बड़ा बिजनेस था, तो ये सोसाइटी फेल कैसे हो गई? मतलब ये सोसाइटी का डिक्लाइन कैसे हुआ? इसके बाद इस सोसाइटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो काफी सारे जो ऑथर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने काफी माथापच्ची की इस बारे में और पता करने की कोशिश की कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का रीजन क्या है। तो हर एक ऑथर का अपना एक व्यू पॉइंट है, तो हम हर एक ऑथर के व्यू पॉइंट की एक जरा सी ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। जो सर व्हीलर थे ऑथर, उन्होंने बोला सबसे पहली थ्योरी आर्यन इन्वेजन। उनका मानना था कि बाहर से कोई आर्यन लोग आए, उन्होंने हड़प्पन लोगों पे आके हमला कर दिया, या धीरे 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 वो हड़प्पन लोगों में एडजस्ट होने लग गए और धीरे धीरे जो हड़प्पन सभ्यता थी वो अपने आप ही कम होने लग गई या खत्म होने लग गई, या हड़प्पन लोग डिस्प्लेस हो गए, इधर उधर चले गए। गॉर्डन चाइल्ड एंड पिगट की थ्योरी थी एक्सटर्नल अग्रेशन। उनको लगता था कि बाहर वाले लोगों ने हमला किया तो था, लेकिन वो आर्यंस थे या कोई और थे, इसके बारे में नहीं पता। एम आर सानी और राइक्स का कहना है फ्लड थ्योरी, के हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी टाइम पे बहुत बड़ा फ्लड आया था, जिसके कारण काफी सारे जो लोग थे वो शायद डूब गए होंगे, या उनका काम धंधा जो था वो बंद हो गया होगा, इसलिए काफी सारे लोग डिस्प्लेस हो गए थे। लैम्ब्रिक का कहना है चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर, के शायद रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया होगा, जिसके कारण हड़प्पन लोगों को सर्वाइवल के लिए चांस नहीं मिला और वो
पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगे और शायद यहाँ वहाँ चले गए। वाल्टर फेयर सर्विस का कहना है चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। वाल्टर फेयर सर्विस का ये कहना था कि उस समय एनवायरनमेंट में इतने ड्रास्टिक चेंजेस होने लगे कि हड़प्पन लोग शायद उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए शायद कुछ लोगों की मौत होगी और जो कुछ बच गए थे लोग वो अपने को सरवाइव कराने के लिए किसी और एरियाज में चले गए थे। गुरदीप सिंह एक ऑथर है, उनका मानना है ड्रायर क्लाइमेट, कि क्लाइमेट इतना ड्राई हो गया था शायद किसी चेंजेस की वजह से कि हड़प्पन लोग अपने आप को उस हिसाब से ढाल नहीं पाए और वो डिस्प्लेस होके चले गए थे। तो ये हैं थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और भी काफी सारी थ्योरीज हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट वंस हैं, इनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हड़प्पन पीरियड, आप ये याद रखना, जो अर्ली हड़प्पन पीरियड था वो था 3300 बीसीई से 2600 बीसीई तक। बीसीई मींस बिफोर कॉमन एरा। जब हड़प्पा अपनी चरम सीमा पे था, अपनी ऊंचाइयों पे था, 2600 से लेके 1900 बीसी, और लेट हड़प्पन 1900 से 1300 बीसीई तक का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। आगे स्टार्ट करेंगे वैदिक जो काल था या वैदिक युग था, मतलब एडवेंट ऑफ द आर्यंस, और भी बहुत सारी स्टेजेस हिस्ट्री की डिस्कस करेंगे। आई होप पार्ट 2 भी आपको पार्ट 1 की तरह अच्छा लगेगा। कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और फीडबैक भी अपनी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू जिंदगी।